हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं पीके सिंह स्वागत करता हूँ पाठशाला के पाठक चैनल में। हम सभी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ, बट ऑलवेज बी काम एंड पॉजिटिव। आज हम लोग इस वीडियो में IBPS RRB 2020 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हुआ है सितंबर अक्टूबर 2020, जो टेंटेटिव है। बहुत चांसेस हैं कि यह डेट भी पोस्टपोन होगा, कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से है। हमें बहुत सारे क्वेरीज़ या कमेंट आए हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चंस किन स्टाइल के होते हैं, एक क्वेश्चन में कितना समय देना है, इत्यादि इत्यादि। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि प्लीज़ बी केयरफुल। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन रीजनिंग एंड सेकंड सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों के 40-40 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 80 होगा। दोनों के लिए कंपोजिट यानी मिश्रित समय 45 मिनट्स मिलेगा, यानी पर सेक्शन के लिए टाइम होगा 22.5 मिनट। इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको याद रखना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, और वो भी लगभग 45%, यानी आउट ऑफ 40 18 मार्क्स ज़रूर लाना पड़ेगा। सेफ साइड रहने के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप 50% मिनिमम प्रत्येक सेक्शन में आना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, टोटल कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। आपको कोशिश करना है कि 74 और 75 प्लस लाना है। इतना स्कोर करने के लिए आपको दोनों सेक्शन में 50% से अधिक लाना ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए और कोशिश करना है कि अधिक से अधिक अटेम्प्ट आप कर पाएँ। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स के रीजनिंग सेक्शन का एक फुल क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, रीजनिंग सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे और आपको यह मान लेना है कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स हैं और इसी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन काफ़ी सरल, इजी होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके लिए मिलता है हाफ मिनट, 30 सेकेंड। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोड डिकोड का है। इसमें पूछा गया है कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, उसका न्यूमेरिकल कोड किया हुआ है। जैसे दे विल टेल को 139, टेल टू देम को 352 एंड दे मे वर्क को 879। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एक आसान तरीका है कि हम इन तीनों लाइनों को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मान लेते हैं। अब फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में हम पाते हैं कि टेल कॉमन है और 3 भी कॉमन है। इसका मतलब टेल का कोड हुआ 3। उसी तरह फर्स्ट एंड थर्ड को जब कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि दे कॉमन है और 9 कॉमन है, इसलिए दे का कोड हुआ 9। तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम पाते हैं कि हमें दे का और टेल का मिल गया है, तो विल के लिए एक ही नंबर बचा हुआ है, वह है 1, इसलिए विल का आंसर होगा 1। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में पूछा गया है कि रीता एक लड़की है जो कि पॉइंट A से वेस्ट की तरफ चलना शुरू करती है, 7 मीटर जाती है, फिर लेफ़्ट में टर्न लेकर 2 मीटर जाती है और एक पॉइंट पे पहुंचती है C। फिर वो राइट टर्न लेती है और 4 मीटर जाती है और पहुंचती है पॉइंट D पर। फिर वह अपने राइट की ओर टर्न करती है, 2 मीटर वॉक करती है, फिर अपने फाइनल राइट टर्न के पहले 3 मीटर वॉक करके पॉइंट B पर पहुंचती है। इस डिस्क्रिप्शन के आधार पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पॉइंट A पॉइंट B से किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि रीता अगर पॉइंट A से 2 मीटर साउथ की तरफ जाती है और E पे पहुंचती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट E को लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन में पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो रफ शीट मिलता है उस पर डायग्राम बनाना ज़रूरी है। आप इस डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है उसे देखिए तो पता चलेगा
कि रीता जब बी पे रुकती है तो बी से ए के बीच की दूरी 8 मीटर्स का है और बी से ए ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, यानी 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी, यानी सी डी। हमने ए से साउथ की तरफ एक 2 मीटर का लाइन बनाया जो कि ई पे मिलता है, तो ई, सी और डी एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, इसलिए ये आंसर हुआ 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का है। इसमें 5 दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का ऑप्शन अन्य 4 से अलग है, यानी ऑड मैन आउट ढूंढना है। स्टूडेंट्स, आपको सलाह दी जाती है कि अपने रफ शीट पर आप ए से जेड तक, जैसा मैंने बताया हुआ है उस तरह का सीरीज़ पहले से बना कर रखें और सबको नंबरिंग भी करके रखें। ये आपको अनेक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ हम पाते हैं कि ऑप्शन ए में ए के बाद +3, फिर डी के बाद -1 और सी के बाद -1 है, और इसी तरह का पैटर्न सारे ऑप्शंस में है। केवल ऑप्शन नंबर ई में एम के बाद +2 आता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 रो बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोगों को रफ शीट पे डायग्राम बनाना होगा। हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल। आपकी स्क्रीन पे जो लेफ़्ट एंड दिखता है उसे हम लेफ़्ट एंड कहते हैं, और जो राइट साइड की तरफ दिखता है उसे हम राइट एंड कहते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 9 लोग MNKJIHGEND एक रो में बैठे हुए हैं, सभी नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या पेपर पे नॉर्थ ऊपर की तरफ ही होता है। इसमें बताया गया है कि एग्जैक्टली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आई। तो हम आई से शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आई के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग ही बैठते हैं। तो जब आई नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है तो उसका लेफ्ट एंड की तरफ होगा। तो हम आई के लिए प्लेस फिक्स कर सकते हैं। आई का प्लेस फिक्स होने के बाद हम एन का प्लेस को फिक्स कर सकते हैं। फिर बताया गया है कि एन के थर्ड राइट में के बैठा है, तो के एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो बैठा मिलेगा हमें। फिर बताया गया है कि के राइट में जितने लोग हैं उतने ही लोग एच के लेफ़्ट में हैं, तो के राइट में कोई भी नहीं है, इसलिए एच को भी हम लेफ़्ट एंड पे बैठा देते हैं। उसी तरह से हमें जे और एच का जगह भी मिल जाता है, और डी के कारण जी का जगह भी मिल जाता है। फिर हम ई और एम को प्लेस असाइन कर सकते हैं। इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर नहीं करें, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और देखें कि आपने जो प्लेस जिनको दिया है वो सही है कि नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि एम और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है इस डायग्राम से कि 1 लोग बैठे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कौन से लोग हैं ऐसे पेयर जो कि एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, तो हमें दिखता है कि एच और के लेफ़्ट एंड राइट एंड पे बैठे हुए हैं, इसलिए इसका भी आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जे के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो हमें दिख रहा है कि जे के सेकंड राइट में डी बैठा है, इसलिए 7 का आंसर है बी। 8 नंबर क्वेश्चन में 2 पर्सन्स के नाम लिखे हुए हैं और पूछा गया है कि इसमें ऑड कौन है। जब आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में 2 लोग हैं, जैसे जे और ई के बीच में 2 लोग हैं, और यही प्रक्रिया सारे ऑप्शंस में दोहराई गई है। केवल ऑप्शन नंबर डी में जी और डी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि दिए गए सेंटेंस में से कौन सा ट्रू है। फिगर को हम देखते हैं तो पाते हैं कि केवल ऑप्शन नंबर ई यानी एम सेकंड पर्सन है फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, यही सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, यानी
एक्सट्रीम राइट एंड पर कौन बैठा हुआ है, तो हमें दिखता है कि के बैठा हुआ है, इसलिए 10 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसे कि ट्रू मानते हैं और इसके आधार पर कंक्लूजन दिया जाता है। कंक्लूजन में हमें बताना होता है कि इस स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन 1 फॉलोज या 2 फॉलोज या बोथ फॉलोज या नाइदर फॉलोज। तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो सबसे आसान तरीका वो है वेन डायग्राम। हम वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। आप इसके सॉल्यूशन को देखें। हम लोगों ने 2 फिगर बनाया हुआ है। अगर पहला स्टेटमेंट है 11 नंबर क्वेश्चन में नो डॉग इज़ ए लायन, तो लायन और डॉग को अलग अलग सर्कल से बताया गया है। ऑल टाइगर्स आर डॉग, तो टाइगर्स को डॉग के सर्कल के भीतर के सर्कल में बताया गया है। नो शिप इज़ ए लायन, तो शिप को लायन से अलग एक सर्कल में बताया गया है। इसी स्टेटमेंट को हम एक दूसरे डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि फिगर नंबर 2 में आपको दिख रहा है। इन दोनों डायग्रामों को देखने के बाद हमें कंक्लूजन की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि फिगर 1 से ये क्लियर है कि नो शिप इज़ ए लायन, एंड फिगर 2 से ये क्लियर है कि एटलीस्ट सम डॉग्स आर शिप्स। तो पॉसिबिलिटी दोनों ही फिगर्स का आइदर 1 और 2 का है, इसलिए आंसर होगा बी, यानी आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 12 के स्टेटमेंट के आधार पे हमने एक फिगर बनाया है जो कि सर्कल के द्वारा बताया गया है। लायन का सर्कल अलग है, डॉग के सर्कल के अंदर टाइगर का सर्कल है, और शिप के सर्कल को थोड़ा टाइगर और डॉग को ओवरलैप करता है। ऐसा पॉसिबल है बनाना फिगर, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस फिगर के आधार पे हम बता सकते हैं कि दोनों ही कंक्लूजन, यानी सम शिप्स बीइंग टाइगर इज़ ए पॉसिबिलिटी एंड नो लायन इज़ ए टाइगर, ये पॉसिबिलिटी, ये दोनों ही पॉसिबल है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, यानी बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट है ऑल नट्स आर टैप्स, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर नट्स एंड ऑल स्टार आर कैट्स। इस स्टेटमेंट के आधार पे हम इस तरह का फिगर बना सकते हैं, और इस फिगर को देखने पे ये क्लियर हो जाता है कि ऑल नट्स आर नॉट कैट्स एंड सम स्टार्स आर टैप। सो हमारा कंक्लूजन नंबर सी, यानी नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ऑल नट्स आर कैट्स पॉसिबल नहीं है, और नो स्टार इज़ ए ट्रैप, ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 to 18 बिल्डिंग क्विज के बारे में है। इसमें बताया गया है कि 7 लोग हैं जो ABCDEF and G हैं, जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं। ये 7 फ्लोर का बिल्डिंग है। सबसे नीचे का फ्लोर का नंबर है 1 और सबसे ऊपर के फ्लोर का नंबर है 7। और इसमें कुछ हमें हिंट्स दिए गए हैं कि B और C के बीच में 2 लोग रहते हैं, B A के तुरंत ऊपर रहता है, और A के ऊपर केवल 2 ही लोग रह सकते हैं। D एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, यानी 2, 4 या 6 पे रह सकता है, और G के इमीडिएटली अबव रहता है। F 5 नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, F E के ऊपर किसी भी फ्लोर पे रहता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें रफ में डायग्राम बनाना होगा। हम लोगों ने बना के बताया है। लेफ्ट पहला कॉलम में फ्लोर हम लोगों ने लिखा है, दूसरे कॉलम में पीपल लिखा है। जब इसको पढ़कर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह का फिगर बनकर आएगा, यानी फ्लोर नंबर 7 पर F रहेगा और फ्लोर नंबर 1 पे G रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि हु इज़ लिविंग अबव B। तो ये क्लियर है कि B के ऊपर F रहता है, इसलिए A का आंसर होगा F। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिटवीन A एंड D। A और D के बीच में कितने लोग रहते हैं? तो 2 लोग रहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा B। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछते हैं कि E से ऊपर और E के नीचे फ्लोर पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो यह है 3, इसलिए हमारा आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑड 1 आउट निकालना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम पाएंगे कि इसका आंसर होगा D, यानी D और E।
ये दोनों व्यक्ति एडजेसेंट फ्लोर पे यानी एक दूसरे के ऊपर या नीचे वाले फ्लोर पे नहीं रहते हैं, बाकी सभी एडजेसेंट फ्लोर पे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि हु इज़ लिविंग इमीडिएटली बिलो सी, सी के तुरंत नीचे कौन रहता है। तो ये हमें डायग्राम में दिख रहा है कि सी के ठीक नीचे डी रहता है, इसलिए हमारा 18 का आंसर होगा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यह एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें पूछा गया है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड सीनेटर which has as many letters between them in the word as in alphabetic series। इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में A to Z के भीतर लेटर्स के बीच में जो गैप होता है, वही गैप इस सीनेटर वर्ड में जो 7 लेटर्स लिखे गए हैं उनके बीच में वह गैप सही सही है कितने पेयर्स के बीच में, ये हमें बताना है। तो पहले इसमें हम लेफ़्ट से राइट की तरफ देखते हैं, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ भी देखते हैं। तो हम पाते हैं कि N और R के बीच में जितना गैप, 3 लेटर्स का गैप यहाँ पर भी है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी 3 का ही गैप होता है। तो यह पहला पेयर बना NR। फिर जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि R और T के बीच में यहाँ 1 लेटर का गैप है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी 1 लेटर का ही गैप होता है, यानी कि हमें ऐसे 2 पेयर इस सीनेटर वर्ड में मिलते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा C2। क्वेश्चन नंबर 20 से 24 अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस पर आधारित है। इसमें कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल्स में लिखे गए हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को ध्यान से देखना है। अपने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो लेफ़्ट साइड में दिखता है A, वो लेफ़्ट एंड है, और जो W लास्ट में लिखा हुआ है राइट साइड में, ये राइट एंड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बताना है कि इस सीरीज़ में ऐसे कितने C लेटर हैं जिनके तुरंत पहले एक वॉवेल है और तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल 5 ही होते हैं, A, E, I, O, U। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए भी आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। आप सॉल्यूशन में देखेंगे कि हमने बताया है कि लेफ़्ट एंड A से शुरू होता है और राइट एंड W पे ख़त्म होता है। तो हम पाएंगे कि जितने भी सीज़ हैं पहले उनको हम ध्यान से ईयर मार्क कर देते हैं और ध्यान से देखते हैं कि कितने सी हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल आए हैं और उनके बाद जो लेटर्स आए हैं सी के बाद वो कॉन्सोनेंट हैं कि नहीं। तो हम पाते हैं कि इसमें ऐसे 4 सी हैं, पर एक सी ही ऐसा है जिसके पहले वॉवेल आया है और बाद में कॉन्सोनेंट है, ECB। E एक वॉवेल है, BI कॉन्सोनेंट है। सो केवल हमें एक ही सी ऐसा मिला, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि इस सीरीज़ में से अगर सारे वॉवेल्स को हटा दिया जाए तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेफ़्ट एंड से 8th कौन सा होगा। इसके सॉल्यूशन में आप पाएंगे कि हमने एक नया सीरीज़ बनाया है जिसमें से सारे वॉवेल को हटा दिया गया है। अब लेफ़्ट एंड में जो फर्स्ट लेटर है वो है B। लेफ़्ट एंड से काउंट करेंगे तो 8th लेटर F आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है कि इस सीरीज़ में ऐसे कितने वॉवेल्स हैं जिनके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आया है। तो हम पहले इसमें इस सीरीज़ में जितने वॉवेल्स हैं उनको टिक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसा 7 वॉवेल हमें मिलते हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए हमारा आंसर होगा D, यानी मोर देन 5। 5 से अधिक ऐसे पेयर्स हैं जिसमें कि वॉवेल के पहले एक कॉन्सोनेंट आया है। क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी सीरीज़ से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट और 14th अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स को आपस में इंटरचेंज किया जाए, फिर सेकंड को 15th से इंटरचेंज किया जाए और इसी तरह से करते करते 13th को 26th से अगर इंटरचेंज किया जाए तो नए सीरीज़ में राइट एंड से 10th और उसके 7th राइट में कौन सा लेटर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन को देखिए, हम लोगों ने सीरीज़ को लिखा हुआ है, नंबरिंग भी किया हुआ है 1 से 26 तक, और इंटरचेंज करने के बाद ये जो नया सीरीज़ आता है उसको हम लोगों ने लिखा है जिसका लेफ़्ट एंड में E है एंड राइट एंड में F है। राइट एंड से जब हम काउंट करते हैं तो 10th लेटर आता है C और C का
सेवेंथ राइट, फिर अगेन सी ही आता है। सो इसका आंसर होगा बी यानी सी। सी ही ऐसा लेटर है जो कि 10th के राइट में 7th पोजीशन पे आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें पूछा गया है कि इस सीरीज़ में कितने टोटल वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू। हम लोगों ने सीरीज़ में रेड से उसको यग मार्क कर दिया है, तो हम पाते हैं कि इस सीरीज़ में 10 वॉवेल्स हैं। सो आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से 27 की तरफ। यह क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है। इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसे ट्रू मानते हैं और इसके आधार पे 2 कंक्लूजन्स होते हैं। हम लोग को बताना होता है कि कंक्लूजन 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है या आइदर 1 और 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बताया हुआ स्टेटमेंट Z इज़ ग्रेटर देन W, W इज़ ग्रेटर देन V एंड V इज़ इक्वल टू K, K इज़ लेस देन L एंड L इज़ लेस देन I। तो इसका अगर सॉल्यूशन हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए हम हर एक अल्फ़ाबेट्स को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। अगर V को हमने 10 की दे दिया है तो K भी ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा क्योंकि V इक्वल टू K है। अगर W ग्रेटर देन 10 है देन W K से बड़ा होगा। इफ़ I इज़ ग्रेटर देन L एंड L इज़ ग्रेटर देन K देन I इज़ ग्रेटर देन K। thus I K से बड़ा है। सो आंसर होगा B यानी बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि स्टेटमेंट है कि Q इज़ ग्रेटर देन B, K इज़ लेस देन E एंड E इज़ लेस देन B। फिर बताया गया है कि J इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू E एंड R इज़ लेस देन Q और 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। अगर इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो पाते हैं कि स्टेटमेंट के आधार पर अगर Q ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन E है देन E इज़ ग्रेटर देन K देन Q मस्ट बी ग्रेटर देन K। सेकंड है कि बाय द सेम अबव लॉजिक Q कैन नॉट बी इक्वल टू E, सो आंसर इज़ A। इट मीन्स कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट है E इज इक्वल टू F, F इज़ लेस देन G, G इज़ लेस देन H। दूसरा स्टेटमेंट है G इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू I। इसका सॉल्यूशन अगर हम फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं, E को हमने 8 लिखा और तो F भी ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा और G 9 हो जाएगा चूँकि ग्रेटर है, H 10 हो जाएगा चूँकि ये G से ग्रेटर है। सेकंड स्टेटमेंट में G को अगर हम 9 लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे तो I का वैल्यू आइदर 9 और 10 होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ की 10 डेफिनेटली ग्रेटर देन 9 और 8 है, इसका मतलब H इज़ ग्रेटर देन I। सेकंड में देखते हैं कि सेम ऊपर के लॉजिक से E विल बी आइदर इक्वल टू और स्मॉलर देन I, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू और लेस देन I एंड E कैन नॉट बी ग्रेटर देन I, सो आंसर इज़ A, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 28 से 33। ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 5 नंबर्स हम लोग को दिए हुए हैं और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि ये नंबर्स जो हैं डिफरेंट उनके डिजिट्स को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े की ओर तरफ सजाएंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा। इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे नए अरेंजमेंट के बाद हमें मिलता है 834 की जगह 348, देन 247, 356, 469, 579। तो यहाँ 247 सबसे छोटा है तो आंसर होगा E, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें बताया गया है कि इस दिए गए 5 नंबरों में से जो हाईएस्ट नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं सेकंड हाईएस्ट नंबर के सेकंड डिजिट से तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, इसमें हम पाते हैं कि 975 ग्रेटेस्ट नंबर है और उसका फर्स्ट डिजिट है 9 एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर है 834 जिसका सेकंड डिजिट है 3। तो 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा गया है कि इन सारे नंबर्स में अगर
जितने भी इवन डिजिट्स हैं उनमें से अगर 2 को माइनस किया जाए और ऑड नंबर्स में से 1 को माइनस किया जाए तो ये जो नंबर बनेंगे वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। सॉल्यूशन में आप देखिए कि हम लोगों ने ये माइनस करने के बाद जो नया नंबर बनाया है वो बनता है 622, 206, 442, 428, 864। तो हम देखते हैं कि 427 सबसे छोटा नंबर बन जाता है और यह बनकर 206 होता है, तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट एंड लोएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट का एडिशन प्लस करने से क्या मिलेगा। तो हाईएस्ट नंबर है 975, इसका थर्ड डिजिट है 5 और लोएस्ट नंबर का सेकंड डिजिट है 2। इन दोनों को प्लस करने से 7 मिलता है, इसलिए आंसर है ए 7। क्वेश्चन नंबर 32, अगर सेकंड हाईएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करते हैं सबसे छोटे नंबर के फर्स्ट डिजिट से तो क्या मिलेगा। सॉल्यूशन में आप देखिए, हाईएस्ट नंबर है 834, उसका पहला डिजिट है 8 और लोएस्ट नंबर है 427, इसका फर्स्ट डिजिट है 4। तो 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 33, अगर हर एक इवन नंबर से 1 को माइनस किया जाए और ऑड नंबर से 2 को माइनस किया जाए इस दिए गए नंबर में 5827 में, तो कितने डिजिट अपीयर होंगे ट्वाइस इस सीरीज में। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि गिवन नंबर में माइनस करने के बाद जो नया नंबर बनता है वो है 3715715। हम यहाँ पाते हैं कि 7, 1 एंड 5 इस नए नंबर में 2 बार अपीयर हुए हैं, सो हमारा होगा आंसर सी 1, 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 34 से 37 सर्कल बेस्ड क्वेश्चन में हम लोगों को बताया जाता है कि एक सर्कल बनाना है और दिए गए कुछ पर्सन्स को उनके पोजीशन के अनुसार बैठाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में 34 to 37 में बताया गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ZY, X, W, V, U एंड T एंड S, और वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं। इसमें से कुछ लोग जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं। इसमें आगे बताया गया है कि U सेंटर की तरफ देख रहा है और उसके इमीडिएट राइट में S बैठा हुआ है। U और X के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। X जो है Z के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है और T Z के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। X और S दोनों ही सेंटर की तरफ देख रहे हैं और T के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं दोनों, वो सेम डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। फिर बताया गया है कि X T के सेकंड राइट में बैठा है और Y V के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। फिर आगे बताया गया है कि V के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, यानी एक सेंटर की तरफ और एक आउटसाइड में। फिर बताया गया है कि W के 2 नेबर्स में से एक सेंटर की तरफ देखता है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें रफ शीट पर एक सर्कल बनाना होगा और सब लोगों को पोजीशन पे बैठाना होगा इन दिए गए हिंट्स के अनुसार। तो आप देखिए सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि ऑड वन आउट कौन सा है इन पांचों में से। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आंसर होगा ए, यानी W, बिकॉज W बाहर की तरफ देख रहा है और बाकी सारे लोग भीतर सेंटर की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि V के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो ऊपर के फिगर को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यह T है, इसलिए हमारा आंसर होगा B। फिर क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछा गया है कि ये दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू नहीं है। तो अगर ऊपर के फिगर को हम देखेंगे तो हमें निकलता है आंसर बी, क्योंकि Y एंड T नेबर्स नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि इस सर्कल में बैठे हुए लोग कितने लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो हमारा इसमें आंसर होगा डी, यानी 4 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब आइए नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि प्योर अल्फ़ाबेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। हमें एक वर्ड दिया गया है मॉनेटरी, जिसमें 8 लेटर्स है और पूछा गया है कि मॉनेटरी वर्ड में जितने भी वॉवेल हैं
उन वावल को अगर हम चेंज करके उनके नेक्स्ट लेटर के रूप में लिखते हैं और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको चेंज करके उनके पहले लेटर के रूप में लिखते हैं तो राइट एंड से फोर्थ लेटर कौन सा होगा। तो आप सॉल्यूशन में देखेंगे कि न्यू वर्ड जो फॉर्म हुआ है इन चेंजेस के बाद वो है LPMFSBQX। फिर इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल को चेंज करने के बाद उनको अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं तो हमें आंसर मिलता है BFLMPQSX। तो हम देखेंगे कि राइट एंड से जो फोर्थ लेटर है वो है P, यानी हमारा आंसर है E। क्वेश्चन नंबर 39 कंपैरिजन का क्वेश्चन है जिसे हम कॉलम के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसमें 5 लोग P, Q, R, S and T दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से टॉलेस्ट कौन है। दिए गए हिंट के आधार पे हमें बताना है। तो सॉल्यूशन में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि हम लोगों ने 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाया है एंड इसमें बताया है कि स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि T इज़ टॉलर देन Q एंड Q इज़ टॉलर देन R एंड S। तो R एंड S का पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि T इज़ नॉट द टॉलेस्ट, यानी सबसे लंबा वो नहीं है। सो इन एनी केस P का जो जगह है वो सबसे ऊपर होगा, यानी P इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में सबसे ऊपर ही पाया जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा इसमें D। क्वेश्चन नंबर 40 ब्लड रिलेशन पे आधारित एक क्वेश्चन है। इसमें ये जानकारियाँ दी गई है। A B का बेटा है बट B इज़ नॉट फादर ऑफ A, B A का पिता नहीं है। एंड P इज़ स्पाउस ऑफ B, यानी P B का पति या पत्नी में से कुछ भी है। D B का भाई है और S D का बेटा है। तो S का रिलेशन P से क्या होगा। आप सॉल्यूशन में जाएंगे तो इसमें भी हमें रफ शीट पर एक डायग्राम बनाना होगा। हमने ये डायग्राम बनाया है जिसमें बताया गया है कि B अगर A का पिता नहीं है तो माँ होगी, इसलिए ये फीमेल है। और B की शादी P से हुई है, P मेल होगा। B का भाई D है जो कि मेल है और उसका एक पुत्र है S। तो इसमें ये क्लियर दिख रहा है हम लोगों को कि B S की आंट है, लेकिन पूछा गया है S के बारे में, तो S चूँकि एक मेल है इसलिए ये B का नेफ्यू होगा। हमारा आंसर होगा D, नेफ्यू। स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सारा का सारा 40 क्वेश्चंस को अभी डिस्कस किया। क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे। आप अगर इस तरह की तैयारी करेंगे, इसी लेवल का क्वेश्चन आपको भी आएगा। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको 40 में से कम 38 जरूर स्कोर करना है। रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही इजी होगा और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड को काफ़ी तेज़ रखना है और एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, जिससे कि पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन को आप 20 मिनटों में सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानकारियों से कुछ फ़ायदा अगर हुआ होगा तो कृपया हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्दी एसएससी के लिए के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।